हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एकेडमी। फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल तथा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कंप्लीट हमने व्याख्या कर ली थी और उसके सिद्धांतों को, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, उनकी जो कमियां रह गई थी उनको सबको हमने डिटेल में देखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए परमाणुवीय संरचना को लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप सिद्धांत कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1913 में, 1911 में आया था ये रदरफोर्ड का मॉडल और 1913 में आया हमारा ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और 1913 में जो ये मॉडल आया, इसमें बेसिकली जो कमियां रह गई थी रदरफोर्ड मॉडल की, उसको दूर करके नया जो फैक्ट है और जो एक्चुअल फैक्ट है, वास्तविक जो फैक्ट्स है, उनको बताया गया। साथ के साथ इस मॉडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विशेष तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में व्याख्या करी है नील्स बोर ने। 5 श्रेणियाँ होती हैं इसकी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी मॉडल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर मॉडल की 3 परिकल्पनाएं थी, ठीक है। ये फर्स्ट और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं 2 और परिकल्पनाएं हैं। ये सेकंड परिकल्पना है और ये थर्ड परिकल्पना है। तो ये 3 परिकल्पनाएं हमें समझना है कि क्या बोर ने कहा है इन 3 परिकल्पनाओं में, या फिर हम इसे अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। तो बोर मॉडल की 3 अभिग्रहित है, हम समझाते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो पहला अभिग्रहित है जिसमें इन्होंने कहा है, बहुत ही बेसिक बात बताई है इसमें। इन्होंने कहा है कि ये जो नाभिक होता है किसी परमाणु का, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है किसी कक्षा में, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके पास टोटल चार्ज है प्लस ZE। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, विद्युत बल, कूलाम बल। वो कितना होगा बताइए? तो वो होगा F = K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई R²। ये विद्युत बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो Q1 कितना है? तो देखिए, इसे हम चार्ज 1 मानते हैं। इसके पास चार्ज कितना है? प्लस ZE। तो ये हो जाएगा ZE। केवल हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं इस फॉर्मूले में। Q2, तो Q2 की वैल्यू है -E, बट एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे E डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसे हमने रेडियस R माना है, तो R²। तो ये जो है फोर्स आ गया। कहा गया है कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के चारों ओर घूर्णन गति करवाने के लिए। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है नाभिक के, वो फोर्स कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो वो ये विद्युत बल से ही प्राप्त हो रहा है। यानी पहले अभिग्रहित में बोर ने ये कहा है कि जो फोर्स है ये वाला, यही फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि KZE² डिवाइडेड बाई R², ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बराबर होगा किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपको पता है, mv² डिवाइडेड बाई R। ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया जाता है अभिकेंद्रीय बल का। तो जहाँ की m क्या है? m ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। v क्या है? इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आप कह सकते हैं v इज़ द स्पीड, नॉट वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है डायरेक्शन। तो हम लोग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, तो स्पीड कह सकते हैं। और r इज़ द रेडियस। नाउ जैसे ही आप इस r से r को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखिए, एक्चुअल फार्मूला था KZE² डिवाइडेड बाई R² इज इक्वल टू mv² बाई R। तो ये हमारा पहला अभिग्रहित का फॉर्मूला है।
आप फिलहाल इतना ही समझ लें, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये पहले अभिग्रहित में बोर ने यही कहा है। दूसरे अभिग्रहित में इन्होंने कहा है, जो ध्यान से समझेंगे आप, दूसरे अभिग्रहित में इन्होंने कहा है कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये परमाणु का नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं का जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है m/v/r। याद रखिए, ये L के बराबर होता है। L क्या है? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर होना चाहिए किसके? तो वो होना चाहिए पूर्ण गुणांक होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए किसका? h/2 पाई का। यानी बेसिकली ये जो अभिग्रहित है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है mvr मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2 पाई। देखिए h/2 पाई का पूर्ण गुणज है mvr, कोणीय संवेग जो है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। तो ये है दूसरे अभिग्रहित का फॉर्मूला। आप सोच रहे होंगे h क्या चीज़ है, तो h की वैल्यू आप पहले समझ लीजिए। तो h की वैल्यू जो होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और ये h है क्या? तो इसे कहते हैं हम लोग प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है, n क्या है? तो n पूर्ण गुणज है, पूर्णांक है, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 इस तरीके से हो सकती है, अनंत तक जा सकती है वैल्यू। तो ये सेकेंड अभिग्रहित है। ठीक है, थर्ड जो कहा है इन्होंने उसे हम लोग समझाते हैं। देखिए, तीसरे अभिग्रहित में इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में से दूसरी कक्षाओं में भी संक्रमण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। ये कहा गया है थर्ड अभिग्रहित में। तो इसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये जो है नाभिक है, ठीक है, और ये कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, ये कक्षा 3 है, ये कक्षा 4 है। तो सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, फिर इससे ज़्यादा इसकी होती है, इससे ज़्यादा इसकी होती है, इससे ज़्यादा इसकी होती है। ये कक्षा इस तरीके से आप गोल गोल इस तरीके से आप लोग सर्कुलर फॉर्म में मान सकते हैं। तो यदि हायर एनर्जी लेवल वाले से, ये हायर एनर्जी लेवल वाला कक्षा है, कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगा के नीचे लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का कुछ अंतर होगा। सपोज करिए ये 10 जूल पर है, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, और ये है 8 जूल पे। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस 10 जूल वाले कक्षा से जंप लगा के आता है किसके के पास? 8 जूल वाले कक्षा में। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे 2 जूल के बराबर का एनर्जी डिफरेंस है, वो कम हो रहा है, 10 जूल से 8 जूल में जा रहा है, यानी 2 जूल निकलेगा यहाँ से। वो किस रूप में निकलेगा? तो वो निकलेगा विकिरण के रूप में। अब विकिरण को आप बेसिकली अभी के लिए आप समझ सकते हैं प्रकाश के रूप में। और प्रकाश को आइंस्टीन के हिसाब से बताया गया है कि प्रकाश जो है वो क्वांटम होता है, क्वांटा होता है, यानी हम लोग उसको दूसरा नाम देते हैं फोटोन। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? वो होती है एच न्यू, या फिर न्यू क्या है? आवृत्ति। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं hc/λ, जहाँ की c क्या है? c है प्रकाश का वेग। तो बेसिकली विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यानी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा एच न्यू के, या हम कह सकते हैं hc/λ के। तो मान लीजिए इस वाले का तो हायर एनर्जी लेवल है, तो ये मैं मान लेता हूँ E, और हायर एनर्जी लेवल है तो मैं मान लेता हूँ En2, एनर्जी ऑफ N2, और इसका मैं मान लेता हूँ एनर्जी ऑफ N1। तो हायर एनर्जी लेवल वाले का एनर्जी है En2, और लोअर एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो है En1। तो En2 में से En1 जो घटाएंगे तो वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा एच न्यू के, या फिर हम बोल सकते हैं hc/λ के। तो ये जो है ये है तीसरा अभिग्रहित।
तो आपको 3 अभिग्रहित बताए गए। देखिए पहले में तो कहा गया है कि जो विद्युत बल लगता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में यानी कूलाम बल, वही बल जो एक्चुअली में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वही बल काम करेगा किसका, अभिकेंद्रीय बल का। तो ये हमने पहले अभिग्रहित से ये फॉर्मूला बनाया। दूसरे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग क्या होगा, h/2 का पूर्ण गुणांक हो। तो mvr इज इक्वल टू nh/2, ये है सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड अभिग्रहित से आया है। यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है और n जो है वो पूर्ण गुणांक है यानी पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। h की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है, यूनिट के साथ, जूल इंटू सेकेंड, ये h की वैल्यू होती है। तीसरे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन यदि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, यानी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो उत्सर्जित होगा किस रूप में, विकिरण के रूप में, यानी प्रकाश के रूप में, अर्थात फोटोन के रूप में, यानी hν एनर्जी होगी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hν, दैट इज ऑल्सो वी कैन से hc/λ। देखिए अभी बोर के तीसरे अभिग्रहित में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में जब जंप करता है तो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का लाइट जो एनर्जी है, उस उतनी ही एनर्जी जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी के बराबर का लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो लाइट के रूप में उत्सर्जित होता है। ध्यान से सुना आपने, उत्सर्जित होता है। अब सवाल ये है कि क्या हम लाइट देकर किसी लोअर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। जिस प्रकार हायर से लोअर में आने पर एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसी तरीके से एनर्जी देकर, हम निकलता नहीं है बल्कि हम देकर लोअर से हायर में पहुंचा सकते हैं। और क्या देकर, एनर्जी देकर, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं हम लोग। हालांकि अदर फॉर्म में देकर भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट लाइट के फॉर्म में भी देख के हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक घटना पढ़ते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि धातु की सतह पर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। क्योंकि देखिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल वाले स्टेट में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, किस फॉर्म में, लाइट के रूप में। और यहाँ पे एक बात बताया गया कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। बिल्कुल, देखिए एनर्जी होता है hν, तो जब न्यू ज़्यादा होगा यानी आवृत्ति ज़्यादा होगा तभी hν की वैल्यू इतनी पर्याप्त हो सकेगी, इतनी ज़्यादा हो सकेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर एनर्जी लेवल वाले स्टेट में पहुँचा सके। बोर के तीनों अभिग्रहित को पढ़ लेने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग एवं त्रिज्या ज्ञात करना। यानी अब हमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी प्राप्त करना है और साथ के साथ रेडियस प्राप्त करना है। वेलोसिटी और त्रिज्या ये दोनों प्राप्त करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, तो बोर के जो तीनों अभिग्रहित बताए गए हैं उनमें से प्रथम दो को हम लोग यूज करेंगे। तो पहला बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, kz (E²/r² इज इक्वल टू, फोर्स बताया गया था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, तो mv²/r। दूसरा बताया गया था mvr जो है वो क्या है, nh/2π। चलिए हम इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, इस वाले समीकरण को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए mv²/r इज इक्वल टू kz(E²/r²। इस r से ये r कैंसिल हो गया, यहाँ r आया जिसको हम यहाँ भेज रहे हैं, तो mvr इंटू v इज इक्वल टू kz(E²). हमने इस r को, देखिए r से r कट गया, फिर भी यहाँ पे एक r बचेगा, उस r को हमने यहाँ भेजा है, तो mv² इंटू r, तो हमने लिखा mvr इंटू v, v और v v², इसी को हमने इस तरह से लिखा है। mvr की जगह पे
हम लोग mvr, ये जो सेकेंड अभिग्रहित है उसका फॉर्मूला है, तो NH बटा 2 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू V इज इक्वल टू kz e²। अब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी प्राप्त कर लेंगे, जो आ जाएगा kz e² डिवाइडेड बाई NH, और ये 2 पाई ऊपर भी चला जाएगा। ठीक, ये जो NH बटा 2 पाई है बटा में आएगा, तो NH तो बटा में आएगा और 2 पाई जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, 2kz e² इंटू पाई डिवाइडेड बाई NH। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। इसमें जो कांस्टेंट फैक्टर्स है उसको हम लोग अलग कर लेंगे, और जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको हम अलग करके इसी वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू 2k पाई e² डिवाइडेड बाई h, ये कांस्टेंट फैक्टर्स है, मल्टीप्लाइड विथ z अपॉन n, ये वेरिएबल फैक्टर है, डिपेंड करेगा एलिमेंट पर, एटम पर। z इज द एटॉमिक नंबर और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। देखिए 2k z ये रहा e² और पाई और नीचे NH। अब देखिए 2 की वैल्यू 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, पाई की वैल्यू 3.14, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस तरीके से इन सब का वैल्यू हमें पता है, तो सबके वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व आउट करेंगे, SI मात्रक में रखेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आता है ये आता है v इज इक्वल टू, इसको हल करने पर ये वैल्यू आता है 2.189 इंटू 10⁻6 और z अपॉन n, ये तो रहेगा ही। देखिए इसकी वैल्यू है 2.189 इंटू 10⁻6 और ये z अपॉन n तो रहेगा ही। अच्छा ये किस में है, तो देखिए ये सब किस में है, SI में, तो ये जो वैल्यू है वो किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। अब 2.189 को हम लोग शॉर्ट में 2.2 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से वेलोसिटी का जो फाइनल फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए v इज इक्वल टू 2.2 लगभग वैल्यू बता रहा हूँ इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड इंटू z बटा n, ये है हमारा फाइनल फार्मूला। इसको हम लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि फाइनली वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया है। तो ये जो हाईलाइट मैंने किया है आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड z डिवाइडेड बाई n। तो ये आया है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा z अपॉन n। आगे हम रेडियस में देखेंगे तो उसमें उल्टा होता है, n² अपॉन z, इस तरीके से वैल्यूज़ होते हैं। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर है इसको आपको याद रखना होगा कि वेलोसिटी में z अपॉन n होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडियस की तरफ। तो देखिए रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, देखिए ध्यान से। बेसिकली हमने बोर के प्रथम 2 अभिग्रहित का सहारा लिया है। ये है प्रथम अभिग्रहित बोर का और ये है दूसरा अभिग्रहित, और इन्हीं दोनों को हमने यूज करते हुए फाइनली हमने वेलोसिटी इस तरीके से निकाल लिया है। चलिए इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हम लोग त्रिज्या भी निकाल लेंगे। देखिए तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, वो आया है 2k पाई e² डिवाइडेड बाई h z अपॉन n। ये वैल्यू आया है वेलोसिटी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
2k πe² डिवाइडेड बाई hz/n। तो यहाँ पर भी वही लिखा है मैंने, 2k πe² डिवाइडेड बाई hz/n। नाउ बोर का सेकेंड अभिग्रहित क्या कहता है? वो कहता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। ठीक, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? nh डिवाइडेड बाई 2π। ये एम वी जो है m इंटू वी, ये इसके बटा में आ जाएगा, तो m और यहाँ पे आ जाएगा v। देखिए n की जगह n, h की जगह h डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा, 2π, m की जगह m। अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, तो वेलोसिटी के स्थान पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 2k πe² z डिवाइडेड बाई h और n। ठीक, थोड़ा स्मॉल हो गया यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करके इसको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं हमने वैल्यू रखा है किसकी? वेलोसिटी v की। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं है, NH पहले से है और यहाँ पे नीचे NH ही है जो कि इसके बटा के बटा में है, तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो n² हो जाएगा, h² हो जाएगा डिवाइडेड बाई, क्योंकि NH है NH है। ठीक, अब डिवाइडेड बाई देखिए 2π है और अंदर भी 2 इंटू पाई है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4, और पाई क्या हो जाएगा? π²। आगे देखिए k है तो लिखेंगे k बाद में लिखेंगे, पहले देखिए e² है तो e²। देखिए 2 हो गया, पाई हो गया, e² हो गया, अंदर kz बच रहा है, kz, और इधर से 2π हो गया है तो m, यानी m k और z, m k z। तो इस तरीके से r का ये फॉर्मूला आया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए तो ये r का फॉर्मूला आया है, फाइनल फॉर्मूला। इसको हम लोग जैसे इसको भी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था तो इसमें कांस्टेंट फैक्टर हमने अलग वैल्यू रख के निकाला था, जो कि आया था 2.189 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते थे 2.2 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग कांस्टेंट फैक्टर को अलग करेंगे और वेरिएबल फैक्टर को एक साइड में रखेंगे। तो इसमें r इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे तो h², h की वैल्यू फिक्स होती है, तो h² डिवाइडेड बाई 4π² e² m और k, इतना ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, और n² और z बटा में। ठीक, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा एटम पे और ऑर्बिट पे, ऑर्बिट नंबर पे। देखिए h की वैल्यू मैं फिर से रिपीट करूँगा, h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, तो π² है तो 3.14 इंटू 3.14 जो कि होता है 9.86। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, तो e² है तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38 कुलाम। ठीक, कुलाम स्क्वायर। ओके, m की वैल्यू, तो m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? तो वो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है उसी ऑर्बिट की हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। ये r त्रिज्या है, तो चक्कर कौन लगा रहा है ये बताइए? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो ये मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यू भी हमें पता है, और k की वैल्यू आपको पता है 9 गुना 10⁹ तो इस तरीके से ये पूरा वैल्यू हमें पता है। जब हम इसकी वैल्यू को ऐसा यूनिट में रखेंगे तो फाइनली ये जो निकल कर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए r की जो वैल्यू आने वाली है वो ये आएगी 0.529।
529 और ये इंटू 10⁻10 आएगा, इंटू 10⁻−10 इंटू n² डिवाइडेड बाई z। ये किस में आएगा बताइए? सब हमने किस में रखा है? मीटर में, SI में, सॉरी किस में रखा है? SI में। तो R भी जो ये वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? SI में। R क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है, इसका मतलब ये किस में आएगा बताइए? मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर। M मास नहीं है, M मात्रक है, मतलब मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा। और आपको बताइए 10⁻−10 मीटर को आप क्या कहते हो? एंगस्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीके से R को हम लोग लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में A के ऊपर इस तरीके से छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे A के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे उनको डिग्री लिखने की आदत होती है, तो वो क्या यहाँ पे लिखते, वो गलत होता है। A के जस्ट ऊपर लिखते हैं। तो 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n² डिवाइडेड बाई z। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है किसके लिए? ये फार्मूला है रेडियस के लिए। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए रेडियस, देखिए जैसे ही हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि बेसिकली हमें वेलोसिटी और रेडियस प्राप्त करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, यदि आप फॉर्मूले के रूप में यदि वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये है फॉर्मूला, देखिए। और वैल्यू रख के अगर बताएंगे तो वैल्यू रख के ये है वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से रेडियस की बात करें तो रेडियस में फॉर्मूले के रूप में यदि आप देखना चाहें तो ये वैल्यू है, ये है सूत्र। ठीक है, और इसका अगर आप बात करें वैल्यू रख के, क्या वैल्यू आती है? तो आती है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम n² बाई z। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ वेलोसिटी में z/n होता है, जबकि इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें n ऊपर होता है, z नीचे होता है। और यहाँ पे और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें तो z/n होता है, जबकि यहाँ पे n² डिवाइडेड बाई z होता है। तो वेलोसिटी और रेडियस, ये दो टॉपिक हमने अभी क्लियर कर लिया है। आगे हम बताएंगे कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, जैसा कि आपने इसकी वेलोसिटी निकाला किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और आपने ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, ये चक्कर काट रहा है नाभिक के चारों ओर, ऑर्बिट की त्रिज्या की वैल्यू आपने निकाला। अगला जो हमारा काम है वो है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालना, टोटल एनर्जी। तो चलिए टोटल एनर्जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है, तो ये कैनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन्हीं दोनों का योग होता है। कैसे? आप देखिए, ये हमारा क्या है? नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो इसके पास एग्जैक्टली किस प्रकार की गति एनर्जीज होंगी? आप बताइए, किस प्रकार की ऊर्जाएं होंगी इनके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास? तो एक तो इसके पास वेलोसिटी है, वेग है, तो इसलिए इसके पास कैनेटिक एनर्जी तो होगा ही। और साथ के साथ देखिए, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील्ड में है या किसी फील्ड में बिल्कुल स्वतंत्र है, या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर है? बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नाभिक है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो होगी कितनी? मान लिया U। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? K प्लस U, दैट इज कैनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को हम लोग किससे दर्शाते हैं? E से, और ये K और ये U, तो E बराबर K प्लस U। अब हमें K निकालना है, U निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये बात है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूले में ना मास की जगह हमने केवल m यूज किया है। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है PDF के फॉर्मेट में, तो उसमें हम लोग मास E इस तरीके से लिखा है हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Me। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे फॉर्मूले में, इस Me को आप M और E ना लिख लेंगे। क्यों? यदि आपने ऐसा लिख दिया गलती से,
तो आप मास की वैल्यू भी रख दोगे और ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वो भी रख दोगे, जबकि एक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक सावधानी आपको रखना है, समझना है कि m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, और ये नीचे नीचे यहाँ पे नीचे में है ये, इसको भी, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सफिक्स में है ये इसके गुना में नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नोट्स में आप वेलोसिटी v ना देख के आप vn देखोगे, तो vn क्या चीज़ है, nवें ऑर्बिट में यानी nवें कक्षा में जो गतिमान है, जो सर्कुलर मोशन में है, कौन, इलेक्ट्रॉन, उसका वेग। तो v जिसे हमने केवल v से बताया है अभी इस यहाँ पे, इसमें आप देखिए हमने v से बताया है केवल, तो ये एक्चुअली में कहीं कहीं आपको ये vn भी देखने को मिलेगा, नोट्स में vn भी दिख सकता है आपको, तो उससे घबराएंगे नहीं कि हाँ ये vn क्या चीज़ है, वही है v। ठीक, उसी तरीके से मैं बात करूँगा, हमने केवल r अभी बताया r लेकर, लेकिन नोट्स में आपको rn दिखेगा, कुछ किताबों में केवल r दिखेगा, कुछ किताबों में rn दिख सकता है। तो nवें ऑर्बिट की त्रिज्या, तो ये एक सावधानी रखना है, इस बात को समझना है, आप ऐसे ना सोचे कि कुछ और अलग ही है, तो इसके लिए ये बात मैंने बता दिया। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए यहाँ हमने लिखा है E = k+u, तो हम En भी लिख सकते हैं, nवें ऑर्बिट की कुल ऊर्जा, kn भी लिख सकते हैं, un भी लिख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम जो है वो है कैनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना कि कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर फाइनली इन दोनों को जोड़कर हम प्राप्त कर लेंगे टोटल एनर्जी। चलिए तो कैनेटिक एनर्जी बताइए। कैनेटिक एनर्जी होती है E = k+u, k की वैल्यू होती है 1/2 m × v²। सिंपल है ये तो। अब आप बताइए mv²/r किसके बराबर था, kZe² डिवाइडेड बाई r² के। ये है बोर का प्रथम अभिग्रहित, ठीक है, प्रथम परिकल्पना के आधार पर ये हमने बोर में पढ़ा है अभी। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए mv² बराबर क्या आया, kZe² डिवाइडेड बाई r, एक r तो बचा रहेगा, लेकिन हमें चाहिए आधा mv², तो यहाँ भी आधा हो जाएगा 1/2 यानी ये, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, kZe² डिवाइडेड बाई 2r। ध्यान दीजिएगा ये k क्या है, 9 × 10⁻9, और ये क्या है, ये कैनेटिक एनर्जी है ना, कंफ्यूज नहीं हो, ऐसा नहीं कि k और k काट दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये पॉजिटिव एनर्जी आया है। चलिए हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला k(q1 q2) डिवाइडेड बाई r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है, पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या, आप खुद बताइए, ये क्या है, ये है एक नाभिक, उसके अंदर टोटल चार्ज क्या पॉजिटिव होता है। मान लीजिए ये जिस एटम का नाभिक है उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके पास चार्ज कितना है, +Ze, और इसके पास चार्ज कितना है, -e, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए बेसिकली। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए। तो Q1 की वैल्यू, Q1 हम नाभिक को कंसीडर करते हैं, तो Q1 क्या हो जाएगा, +Ze, और Q2 क्या हो जाएगा आप बताइए, Q2 हो जाएगा -e। अब यहाँ पे आपको मैं बताया था पढ़ाते समय कि यदि अदिश राशि होते हैं तो हम लोग वैल्यू प्लस होता है तो प्लस रखते हैं, माइनस होता है तो माइनस रखते हैं। यदि सदिश राशि की बात करें, जैसे यदि बात करें फोर्स का, यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें फार्मूला होता है KQ1 KQ2 मतलब KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये होता है। उसमें Q1 और Q2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यानी केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, परिमाण रखते हैं। लेकिन विभव हो गया या स्थितिज ऊर्जा हो गया, ये अदिश राशियाँ हैं, तो इसमें हम लोग केवल परिमाण नहीं रखते हैं बल्कि एक्चुअल वैल्यू रखते हैं। यानी प्लस होता है तो प्लस रखते हैं, माइनस होता है तो माइनस रखते हैं, क्योंकि अदिश राशि है। तो यहाँ पे आप बताइए U की वैल्यू क्या हो जाएगा,
Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा ZE, प्लस में है ये, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी -E डिवाइडेड बाई R। तो इस तरीके से ये आया -KZE² डिवाइडेड बाई R, ये आ गया हमारा U। तो आप देखिए U जो है वो क्या है, U है नेगेटिव, यानी नेगेटिव एनर्जी है, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ी देर में कहूँगा, ये जो बात मैं कहने वाला हूँ इसको मैं थोड़ी देर में कहता हूँ। पहले आपको कैनेटिक को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि जो फॉर्मूले कौन कौन से आपको याद रखने हैं इम्पोर्टेंट। तो ये तो हो गया कैनेटिक एनर्जी। अब ये जो है ये क्या है बताइए, ये है पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी होगी E बराबर K प्लस U, ठीक है। K कितनी है, तो है KZE² बटा R का आधा, और ये कितना है, तो ये है KZE² बटा R, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में। तो बताइए कितना हो जाएगा, आधा है ये और ये पूरा है लेकिन नेगेटिव में, तो आधा में से पूरा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आधा में से पूरा घटाएंगे, यानी आधा -1 माइनस आधा, तो ये जाएगा -KZE² डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। इसको आप हाफ कंसीडर कर लीजिए, तो ये 1 है माइनस में, तो हाफ -1 माइनस हाफ, तो ये आ गया हमारा एनर्जी टोटल। ध्यान से यदि आप इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि KZE² बटा 2R, माइनस को छोड़ दीजिए, KZE² बटा 2R ये तो कैनेटिक एनर्जी ही होती है। अभी यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि E जो होता है ना, दरअसल K के बराबर होता है लेकिन नेगेटिव, क्योंकि ये इसको तो K कह सकते हो ना आप, तो इसलिए E जो है वो -K भी लिख सकते हो आप। टोटल एनर्जी एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, सॉरी कैनेटिक एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू -KZE² डिवाइडेड बाई 2R, और ये हमने लिखा E को एक अलग फॉर्मेट में, जो कि कैनेटिक एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू है। तो ये रहा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, और टोटल एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या बताता है, जैसे हाँ, अब मैंने कहा था कि मैं एक बात बताता हूँ, तो देखिए वो बात क्या है। मैं कहूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, इसका मतलब है वाकई आपके पास 10 रुपये हैं, रियल में 10 रुपये हैं आपके पास। लेकिन मैं ऐसे कहूँ यदि कि आपके पास -10 रुपये हैं, -10 रुपये हैं आपके पास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास एक्चुअली में 10 रुपये नहीं है, बल्कि आपने 10 रुपये कर्ज ले रखा है किसी से, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपके पास -10 रुपये हैं, ठीक है। -10 रुपये का मतलब आप बंधे हुए हैं, आपने कर्ज ले रखा है किसी से 10 रुपये। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है या बाउंडेड है। बाउंडेड मीन्स बंधा हुआ है, बताइए बंधा हुआ है या फ्री है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब एक्चुअल एनर्जी इसके पास नहीं है, ये बाउंडेड एनर्जी है इसके पास, यानी बंधा हुआ है। इसको आप बंधन ऊर्जा के नाम भी दे सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप बंधन ऊर्जा भी कह सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। यही नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, किसने बांध रखा है इसको बांध रखा है नाभिक ने इसको बांध रखा है। इसके नाभिक इसको अपने चारों ओर चक्कर कटवा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव साइन का आपको मतलब समझ में आ गया। ये आपको आपके नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। मैं नोट्स ही देखकर अभी वो जो लाइन लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि कुल ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है, अतः इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए किसी बाह्य स्रोत से इतनी ही ऊर्जा देनी होगी। मैं कहूँ कि आपके पास -10 रुपये हैं, यानी आप बंधे हुए हैं 10 रुपये के कारण।
अब आपको आज़ाद करवाना है तो मुझे पॉजिटिव 10 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस कक्षा से बाहर निकालना है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको टोटल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग इसका जो फाइनल फार्मूला है, जैसे आपने देखा कि वेलोसिटी का फार्मूला ये है लेकिन वैल्यूज़ में ये आता है, रेडियस का फार्मूला ये है लेकिन वैल्यूज़ में ये आता है, उसी तरीके से एनर्जी का फार्मूला तो ये है लेकिन वैल्यूज़ में क्या आता है वो हम देखेंगे। तो वैल्यूज़ में क्या करेंगे हम, देखिए -kZe², ये सही है, बटा भी सही है, 2 भी सही है। ये R जो दिख रहा है ना, R की ये वाली वैल्यू जो होती है, ये बड़ी वाली वैल्यू, ये वैल्यू उठा के हम इसको यहाँ पे रख देंगे और फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे और फिर जो कांस्टेंट होगा उसको अलग करेंगे और जो वेरिएबल होगा उसको साइड में लिखेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके, और वही हमारा हो जाएगा फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये काम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे, तो जिस प्रकार आपने देखा कि एनर्जी का फॉर्मूला आया है -kZe² डिवाइडेड बाई 2R, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। E इज इक्वल टू -kZe² डिवाइडेड बाई 2R। R की क्या वैल्यू थी, R की वैल्यू ये रही है ना, तो R की वैल्यू है n²h² डिवाइडेड बाई 4π² E²m⁻kz। इस R की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -kZe² डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2, R की जगह ये वैल्यू रखिए n²h² और बटा में ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो 4π² E²m⁻kz। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए, माइनस समझिएगा, देखिएगा, ये पहले 2 से इसको हम काट देते हैं तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, फिर k और k² ठीक है, z और z² साइड में लिख रहा हूँ इसको, E² और E² e⁻4 ठीक है, ये हो गया, ठीक है, k हो गया, π² ठीक है, यानी अब मैं काट रहा हूँ यहाँ पे ना, जो होता जा रहा है उसको मैं रेड पेन से काटता जा रहा हूँ। तो देखिए k हो चुका है, z भी हो चुका है, E² हो चुका है, π² हो चुका है और ये 2 भी हो चुका है, जो कि 2 से 4 घटा 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये सब हो गया, बस m बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे m, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है देखिए h² और यहाँ पे लिखेंगे n²। तो ये जो वैल्यू है ये तो क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, डिपेंड करेगा एलिमेंट पे, एटम पे, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वाला, ये पूरा वैल्यू, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इन सब में इन सब का मान आप रख सकते हो और वैल्यू पता कर सकते हो। ऐसा ही में रखोगे तो ऐसा ही में आ जाएगा। तो ये आता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला निकल के आया है हमारा फाइनल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। चलिए इसकी वैल्यूज़ रखते हैं हम, तो हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली रखाया है और मैं आपको डायरेक्ट मान बता देता हूँ कि ये मान एक्चुअली में कितना आता है। तो ये जो मान आता है ये आता है -21.8, ठीक है, ये जो मान आता है ये मैंने अभी देखा नोट्स में, ये आता है -21.8 इंटू 10⁻⁻19। और आप बताइए ये सब आपने किस में रखा है इन सब की वैल्यू को, SI में, तो इसकी वैल्यू भी SI में आएगी और E क्या एनर्जी है, यानी ये किस में आएगा, जूल में। और आगे जो आपको दिख ही रहा है क्या है, n² बटा, और सॉरी यहाँ पे क्या है Z, तो Z² डिवाइडेड बाई n²। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जूल में। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, ये जूल में आया है, ध्यान दीजिएगा,
हालांकि जूल वाली वैल्यू याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। आपने देखा, मुझे भी याद नहीं है ये जूल वाली वैल्यू, क्योंकि जूल वाली वैल्यू को इतना यूज़ नहीं होता, इतना क्या यूज ही नहीं होता जूल वाली वैल्यू। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले भी कि कार्य या ऊर्जा का एक मात्रक और होता है जूल के अलावा, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वो कैसे प्राप्त करते हैं, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे प्राप्त करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19। अब मुझे चाहिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कब मिलेगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन के इस वैल्यू से डिवाइड करूँगा। क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये जो वैल्यू, यानी इस वैल्यू से डिवाइड करने पर ये जूल बदल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आगे ये तो है ही Z² डिवाइडेड बाई N², ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो अब इसको आप हल कर सकते हैं, 10⁻⁻19 इससे कट जाएगा 10⁻⁻19 से, और ये 21.8 में जब आप 1.6 का भाग देंगे तो ये निकल के आता है -13.6, और ये वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा Z² डिवाइडेड बाई N², और ये एनर्जी का ये फाइनल फार्मूला आ गया। तो याद रखना होगा आपको इस फार्मूले को, यही मेन फार्मूला है एनर्जी का। क्योंकि आप बताइए, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं क्या, आप बताइए। मैं तो काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और कई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, एक साथ पैरेलल 3-3 स्कूल में भी पढ़ाया है। हर स्कूल में यदि 200-200 बच्चे भी आप लेके चलेंगे, 150 बच्चे भी लेके चलेंगे, तो एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में लगभग 500 बच्चे, तो आप सोच सकते हो 6 साल में 3000 बच्चे पढ़ा चुका हूँ मैं। और कितनी बार ये आ चुका होगा, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कितनी बार मैंने ये बताया होगा, लेकिन फिर भी मुझे खुद को ये वैल्यू तो याद नहीं है, ये हो ही नहीं सकती याद, क्योंकि एक्चुअली में रियलिटी में ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी मान लो इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम फटाक से वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो याद रहेगी ना कि kZe² डिवाइडेड बाई R होती है नेगेटिव में पोटेंशियल, और kZe² डिवाइडेड बाई 2R ये होती है क्या, कैनेटिक। जोड़ेंगे तो आधा में से एक घटाएंगे तो -आधा आएगा, तो ये वैल्यू आएगी। और R की वैल्यू फटाक से हम बोर के दोनों अभिग्रही से निकाल लेंगे, निकाल के रख लेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। इन केस कभी ज़रूरत पड़ गई तो 1 मिनट समय लगेगा निकालने में इसको, लेकिन याद तो नहीं कर सकते इसको। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइडेड बाई N²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे N की वैल्यूज़ रख रख के देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है, और वो भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखेंगे। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, बोर साहब ने ना, बोर ने जो बेसिकली बात बताया था वो बताया था हाइड्रोजन के लिए, और आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे श्रेणियाँ पढ़ने वाले हैं, तो भी रिलेटेड हाइड्रोजन से ही है ना। बेसिकली Z इज इक्वल टू 1 के लिए इन्होंने बात बताया है। अब Z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, देखिए, यदि आप हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन उसका खींच ले, हीलियम प्लस कर ले, तो इसका भी अगर इफेक्टिव Z जो देखेंगे वो 1 ही होगा। हालांकि 2 होता है, लेकिन क्योंकि आप समझ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो इफेक्टिव Z हम 1 मान के चल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे लिथियम है, तो लिथियम 3 होता है, बट इसके 2 प्लस आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z इसका भी Z, इफेक्टिव Z 1 माना जाएगा। और हाइड्रोजन तो है ही 1, Z 1। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनका जो लॉ है ना, बोर का जो लॉ है अभिग्रहित है, वो वैलिड है किसके लिए, उनके लिए जिनका परमाणु संख्या बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं या तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है या हाइड्रोजन सम आयनों के लिए वैलिड है। अब ये क्या कहलाएगा, ये हाइड्रोजन जैसा है, क्योंकि हाइड्रोजन की Z 1 होती है, इसका भी Z 1 है इफेक्टिव, तो इसलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन समायन, आयन है ना, और समान हाइड्रोजन के समान है और आयन है, तो इसलिए हाइड्रोजन समायन, ये भी हाइड्रोजन समायन कहलाएगा। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे समझ लिया, एक ये बोर की एक कमी भी है, बोर मॉडल की एक कमी है ये कि इनका जो भी लॉ है वो वैलिड है हाइड्रोजन के लिए या तो हाइड्रोजन समायनों के लिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया, याद रखिएगा।
चलिए तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एन की वैल्यू हम लोग अलग अलग लेंगे, 1 2 3 इस तरह से लेंगे। तो पहले हम लोग एनर्जी निकालते हैं ई जेड, यहाँ पे क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड की वैल्यू 1 होगी तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n²। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n², वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर है ये। अब यदि ऑर्बिट नंबर 1 की बात करें, n की वैल्यू 1 लें तो उसे हम E1 कहते हैं, है ना। ये एकदम बिल्कुल मूल अवस्था है ना, ग्राउंड स्टेट कह सकते हो आप, ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था है ना। प्रथम कक्षा की बात करें तो बिल्कुल मूल अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये E1 हम लोग कहेंगे इसको, E ना कह के E1 कहेंगे, है ना। प्रथम कक्षा की ऊर्जा, टोटल ऊर्जा, या फिर हम कह सकते हैं मूल अवस्था की टोटल ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी, तो हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1² 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया ये। अगर हम E2 की बात करें तो E2 की वैल्यू क्या आएगी आप बताइए। E2 की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है, n की वैल्यू क्या रखोगे 2, और ये क्या कहलाता है, तो ये मूल अवस्था है, ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। प्रथम उत्तेजित अवस्था के नाम से जानते हैं n=2 को, ध्यान दीजिएगा n=2 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है, और 2 है बट फर्स्ट है, क्यों, ग्राउंड स्टेट तो कौन सा होता है n=1। अब n=1 के बाद क्या आएगा n=2, n=2 को क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सा आएगा एक्साइटेड स्टेट। तो पहला एक्साइटेड स्टेट किस नंबर पे मिलेगा, दूसरे नंबर पे मिलेगा। जैसे n=3 ले तो इसको आप क्या कहोगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। n=4 ले लिया आपने तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हिंदी में बात कर लेते हैं, उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था। तृतीय उत्तेजित अवस्था के लिए n की वैल्यू क्या लेंगे 4, ठीक है, मूल अवस्था के लिए n की वैल्यू 1। तो ये बात भी आपको समझ आया। चलिए बताइए क्या होगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी इसमें 4 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद यदि E3 की बात कर ले हम लोग तो E3 मीन्स n की वैल्यू 3 लेंगे, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आप बताइए n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यानी इस वैल्यू में 9 से डिवाइड होगा, और 9 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये वैल्यू क्या आता है, ये आता है 1.5 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अब मैं आगे बात कर लेता हूँ E4 की। तो E4 जो होता है वो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड होगा और ये आ जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं देख कर नहीं लिख रहा, ये मुझे याद है, और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, और एक तरीके से आप ये समझ लो कि ज़रूरी है आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ, बताने ये वाला हूँ कि आपको भी ये वैल्यूज़ याद रखने हैं, ठीक है। आप सोचो कि ये वैल्यूज़ ठीक है हम निकाल लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखना होगा, बिल्कुल एकदम याद रखना होगा आपको कि E1 की वैल्यू कितनी होती है -13.6, E2 की वैल्यू कितनी होती है -3.4, E3 की वैल्यू कितनी होती है -1.5, E4 की वैल्यू कितनी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक और याद रखना है E5 जो कि आप समझ सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड होकर ये वैल्यू आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए आपको ये, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, E1 E2 दैट इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा, इसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, इस तरीके से आप आगे भी जा सकते हो। यदि मैं बात करूं कि ई अनंत क्या होगा, यानी लास्ट जो यहाँ पे यानी n की वैल्यू अनंत लेंगे तो इस वैल्यू ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगा 0,
ठीक है। अनंत पर वैसे भी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो अनंत पर इस जो भी टोटल एनर्जी होगा वो एग्जैक्टली जीरो होगा। आप बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर किसकी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ई अनंत की है। अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि जीरो बता रहे हो अनंत पर और कह रहे हो यही सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा है, नेगेटिव वैल्यू तो कम होता ना जीरो से। ठीक है, -4 बड़ा है या -3, -3 बड़ा है। -3 बड़ा है या -2, -2 बड़ा है। -2 बड़ा है या जीरो, जीरो बड़ा है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी जो है तो ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे है, ये इससे हाईयर पे है, ये इससे हाईयर पे है। तो यदि हम इसको अगर लाइंस के फॉर्मेट में दिखाए तो क्या दिखाएंगे, सपोज करिए ये एनर्जी लेवल को बता रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ये एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी लेवल बढ़ रही है। तो बताइए सबसे कम एनर्जी लेवल किसकी होगी, इसकी होगी, इस लाइन की। इसे हम लोग n = 1 कहेंगे। तो इसका एनर्जी यह क्या होगा, E1। तो ये कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे लो नीचे है, देखो ये एनर्जी लेवल है, मैं लिखता हूँ, देखिए ये क्या है, एनर्जी लेवल है। तो ये लेवल ऊपर कैसे जा रहा है, ये लेवल ऊपर कब जा रहा है, ये लेवल ऊपर कब जा रहा है, मतलब जब एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तब ऊपर जाएगा। तो सबसे कम किसकी है, प्रथम अवस्था की है, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो मूल अवस्था की वैल्यू n = 1, तो ये -13.6। इससे ऊपर ये n2, n की वैल्यू कितनी है, n1, ये n2 क्या हो जाएगा, 2। तो इसके लिए E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये अपना n3 है, जो कि वैल्यू कितनी है इसकी 3, कितना हो जाएगा इसका E3, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे और ऊपर जाओगे तो n4, इससे और ऊपर जाओगे तो n5, इससे और इस तरह से चलते जाओगे, लास्ट में क्या मिलेगा, n अनंत। ठीक है, तो ये लाइंस हैं एनर्जी का डायग्राम, इस तरीके से लाइंस के फॉर्मेट में दर्शाया जाता है। यदि हम ऐसा कहें कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे इसमें भेजना है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके और इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। मान लो ये -10 रुपये है, मान के चलो, और ये -2 रुपये है, तो -10 से -2 तक लाने के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे। जब -10 रुपये में 8 रुपये जोड़ोगे तो -2 रुपया बनेगा। तो उसी तरीके से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसे पहुंचाना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इससे यहाँ पहुंचाना है। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डेल्टा E1। डेल्टा E1 क्या होता है, प्रथम और द्वितीय ऊर्जा स्तरों में अंतर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, -3.4 में से घटा लेना आप किसको, -13.6 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा E1 है। इसी तरीके से आप डेल्टा E2 भी निकाल सकते हो। डेल्टा E2 कैसे निकालोगे आप बताओ, -1.5 में से -3.4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, काफ़ी छोटा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इन दोनों में भी अंतर निकाल सकते हो। मान लो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है, ये E5 है ये, तो E5 कितना होता है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहुंचाना है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इन दोनों के ऊर्जा के अंतरों के बराबर का, इन दोनों का जो ऊर्जा स्तर है उसके अंतर ले लेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा यदि उतनी ऊर्जा दे देंगे जितना इन दोनों का अंतर है। समझ आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में आपको यही इस तरह के लाइन्स आपको मिलेंगे, डेल्टा E1 वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये ही आपको याद रखना है, ध्यान से आप एक बार पुनः देख लीजिए। ठीक है, ये वैल्यूज तो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हमने नोट्स में कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए, नोट्स में हमने
इस पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया है। पहले आपको पीछे से ही दिखा लेते हैं। ये देखिए, ये तो है बोर का पहला अभिग्रहित, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इसकी चर्चा पिछले ही जो हमारा एक्चुअली पिछले वीडियो में नहीं, जो मैं शूट कर रहा हूँ तो ये इंस्टॉलमेंट में शूट करता हूँ, तो जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो वीडियो शूट किया था तो वहाँ तक मैंने इसको बताया था। ठीक है, आगे देखिए, ये स्टार्ट किया था फिर सेकंड शूटिंग में। तो वेलोसिटी हमने निकाला था, उसके बाद हमने रेडियस निकाला है, और रेडियस निकालने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाला था। देखिए, टोटल एनर्जी किनेटिक पोटेंशियल का योग गतिज जो आया था kZe² डिवाइडेड बाई 2r, है ना। Rn लिख रहे हैं, मैंने कहा था ना नोट्स में आपको Rn दिखेगा या Vn, तो वो है स्थितिज ऊर्जा। देखिए -kZe² डिवाइडेड बाई Rn, तो नेगेटिव एनर्जी आई है, और टोटल एनर्जी इन दोनों का योग कर देंगे हम लोग। तो देखिए अगले पेज में टोटल एनर्जी यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, आधा में से एक घटाया जा रहा है तो माइनस आधा आ रहा है। तो इस तरीके से अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने बताया था कि टोटल एनर्जी एक्चुअली में किनेटिक एनर्जी का नेगेटिव मान होता है, तो ये भी यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और फिर फाइनली आर का ये जो देखिए, ये जो आर है ना, आर, इस Rn की वैल्यू रखी गई है, बड़ा सा होता है, तो ये ऊपर जाता है, और फिर ये देखिए -21.8 जूल में आया, उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दिया, मतलब इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। देखिए काफ़ी बड़े डब्बे में लाल कलर से सजाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए आप, तो Z की वैल्यू क्या है, 1 है। En = ये आ गया, किसके लिए है ये, ध्यान से देखिए, हेडिंग देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = 1। अब ये आया फॉर्मूला, इसमें अब 1 2 3 and 4 and 5 and E अनंत और दिखा हुआ है। तो ये जो है मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ऊर्जा स्तरों में अंतर और बताया था कि पहला का मैंने बताया था, लिखा था 10.2। देखिए यहाँ पे, चलो मैं और हाईलाइट और कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ΔE1, है ना, ΔE2 यहाँ लिखा है, ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो 1.9। ठीक है, ये वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, तो ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 1.9। इस तरीके से आप E4 E5 इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये जो देखिए, ये डायग्राम है, ये भी हमने अभी बताया है कि ये देखिए मूल अवस्था है, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था, ऊपर वाली जितनी अवस्थाएं हैं उनको हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। बताइए ये कौन सी, प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये तृतीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है, इस तरीके से ये तृतीय है ये, और ये चतुर्थ है, लिखा 5 है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में काउंट करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा चतुर्थ उत्तेजित अवस्था। इसलिए इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यूज लिखे गए हैं, E1 E2, ये आपको याद रखने। और अंतर भी यहाँ पे दर्शाया गया है, आप और ऊपर के भी अंतर दर्शा सकते हो। लास्ट वाला E देखिए सबसे ऊपर है, तो ये क्या है, E अनंत कितना है, 0। सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसके पास ये कितनी है, 0। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया है, इस नोट को ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। साथ के साथ इसमें एक छोटा सा 1 नंबर का कभी कभी सवाल आता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, ये क्या चीज़ होता है। और एक मात्र क्लास इसका बचा हुआ है, इस चैप्टर का एक क्लास और हम लोग लेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पास्टन श्रेणी, फुंड श्रेणी, इनके बारे में बताएंगे, इनके तरंगदैर्घ्य को बताएंगे। तो उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक है द्रव्य तरंग से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, तो इस टॉपिक को हटा दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो उनमें से ये जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है। हालांकि फिर भी इस वीडियो में तो मैं इसको डिस्कस करूंगा ही, लेकिन जो अभी करंट बैच 2021 में जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है राजस्थान बोर्ड के बच्चे, वो सुने ध्यान से, उनको ये वाला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, द्रव्य तरंग से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, ये नहीं आपको अभी फॉलो करना है, नहीं पढ़ना है।
ठीक है, आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ऑलरेडी है आप उतना ही पढ़ लें तो पूरे आपके 56 में 56 आ जाएंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे कर रहे हैं फिनिश। नहीं 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 नहीं, चैप्टर को नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस वीडियो को यहाँ पे कर रहे हैं फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह जो भी है वो सब कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।